सही है कि पुलिस वाले थोड़ा मतलब मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं ओंकार चौधरी जी और अवनीश शर्मा जी। नमस्कार। और दोनों महानुभावों का स्वागत करता हूं। आप लोगों से अनुरोध करता हूं कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओंकार जी, ये जो नीट वाला जो मामला है, अब ये नीट का मामला तो रहा नहीं लगता। अभी तो ये आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी के बीच में क्रेडिट का चक्कर हो गया। देखिए कल क्या हुआ, आपने भी देखा होगा और अनुभव भी किया होगा साहब, कि राहुल गांधी वहाँ बैठे, उनको मीडिया कवरेज मिला। नेचुरली राहुल गांधी बैठेंगे जाके सड़क पे तो मीडिया कवरेज तो मिलेगा ही। तो पेट में दर्द हो गया आम आदमी पार्टी वालों को। ये मीडिया वाले जो है यहाँ नहीं आते हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं, और ये बीजेपी वाले जो है इन्होंने कैसे अलाउ कर दिया, और हमको तो यहाँ से बाहर नहीं निकलने देते, इत्यादि इत्यादि। फिर आज मैंने ये भी देखा कि साहब कि वो कह रहे हैं कि साहब बिना रेजिग्नेशन के खड़गे साहब में बड़ी ऊर्जा आ गई है उनकी 84वीं जन्म दिवस के बाद। यहाँ रेजिग्नेशन के बगैर चर्चा नहीं होगी। समाजवादी करेंगे नहीं चर्चा होनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा कितना अब नीट से संबंधित रहा है और कितना एक इश्यू को लेकर उड़ने की लड़ाई रह गई है। देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की इस बात के लिए कड़े शब्दों में निंदा करता हूं जी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी सारे कॉकरोच पिछले 1 सवा महीने से वहां अपनी पूरी जान लगाए हुए हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के मूड में थे जंतर मंतर पर, और मेन स्ट्रीम के मीडिया ने उनकी शक्ल तक नहीं दिखाई। इससे ज्यादा पक्षपाती रवैया नए नौजवान आए बेचारे बोस्टन से चल करके, और उसके बाद से ही वो लगातार कभी लखनऊ में, कभी पुणे में, कभी कहीं, और उसके बाद फिर यहाँ आए लेकर के बैठे। केजरीवाल ने और उनकी टीम ने भी मनीष सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह, सब ने पर्दे के पीछे से बहुत प्रयास किया, डिजाइन किया उनका पूरा आंदोलन। अन्ना की तरह वांगचुक को ढूंढ करके लाए, बैठाया, अनशन शुरू करवाया, सब काम करवाए, लेकिन मीडिया का दिल नहीं पिघला। वही छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं बेचारे, वही अपना दिखा रहे थे और उन्हीं के जरिए ये लोगों तक पहुंच भी पा रहे थे। फिर बाद में 24 चैनल ने, राजीव शुक्ला के चैनल ने अभिजीत दीपके का एक इंटरव्यू वगैरह जो है वहां से करवाया। तो फिर बाकी के लोग आए, उनसे कुछ बताते हैं कि कोई इश्यू हो गया था, गोदी मीडिया बता दिया था, इसलिए उन्होंने कवरेज नहीं की। अब क्या कारण है ये तो वो जाने, या कोई सरकार का प्रेशर था, क्या था, मैं नहीं कह सकता इस बारे में, ये उनका अपना फैसला होगा। लेकिन अब 20 दिन 22 दिन विदेश में रह करके, अज्ञात स्थान में रह करके, जिसकी लोकेशन किसी को पता नहीं थी, वहां अपना समय बिता करके, मैं तो कहूंगा कि मौज मस्ती करके राहुल गांधी आए, दिल्ली में पधारे, लैंड किए, और अगले दिन से उनको फुल कवरेज मिल रही है, ब्रेकिंग न्यूज करके उनको चला रहे हैं। एक मैं राहुल गांधी की, मल्लिकार्जुन खड़गे की, और जिन्होंने भी उनको सलाह दी है, उसके लिए उनकी जरूर सराहना करूंगा कि जो रायता अरविंद केजरीवाल और उनके कॉकरोच यहाँ फैलाने की कोशिश कर रहे थे, और मुद्दा कुछ था नहीं उनके हाथ में,
ऐसा तो है नहीं कि पहली बार कोई पेपर आउट हुए हैं या पेपर लीक हुए हैं। मैं तो सर्च करके देख रहा था, एआई की भी मदद ली, मैंने विकिपीडिया भी देखा, मैंने गूगल भी देखा। ये तो 1980 के दशक से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं इसके और इसके जनक तो मुलायम सिंह यादव हैं। बहुत सारे मुलायम सिंह यादव हैं साहब अलग-अलग राज्यों में। और कल से तो प्रियंका वाड्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही है मंच से कि अशोक गहलोत जी ने प्रयास तो बहुत किया कि पेपर आउट ना हो, लेकिन वो रोक पाने में विफल साबित हुए। लेकिन कम से कम उनकी सराहना करनी चाहिए कि उन्होंने प्रयास किया। तो ये केवल वीडियो 17 बार पेपर लीक हुए उनके पिछले कार्यकाल में। अरे साहब बहुत लंबी लिस्ट है, आपका आधा कार्यक्रम चला जाएगा अगर मैंने नहीं, मैं तो पढ़नी केवल शुरू। पिछले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, केवल पिछले हाँ, कार्यकाल। तो ये तो केवल आप उनके राजस्थान तो की बात 3 बता रहे हैं। कार्यकाल रहे हैं ना, उनके तो 3 जी हाँ, कार्यकाल जी रहे हाँ। हैं। मैं केवल पिछले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। तो इतने राज्यों में इतने पेपर लीक हुए, ना कभी किसी ने कोई धरना प्रदर्शन किया, ना किसी ने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा, कुछ नहीं। तो मैं इसलिए सराहना कर रहा था राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की। हालांकि मोस्ट सेंसिटिव एरिया, वर्जित एरिया, प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर के आप बैठे, उसकी उसका कोई समर्थन नहीं करेगा और वहां पर आज तक कोई धरना प्रदर्शन किसी ने किया भी नहीं है। लेकिन फोकस पूरी तरीके से हटा अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल जो खेल कर रहे थे, वो खेल एक ही झटके में खत्म कर दिया राहुल गांधी और उनकी टीम ने और सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी। और जो बौखलाहट की चर्चा आप कर रहे हो, संजय सिंह का बयान हो, सौरभ भारद्वाज का वीडियो हो, ये सब चीजें, ये सब क्या बताता है? ये बताता है कि जो ये चाह रहे थे कि फोकस वापस हम पर आ जाए और इनके प्रयासों से भी जंतर मंतर पर भीड़ नहीं जुट पा रही थी, नौजवान इनके साथ नहीं आ पा रहे थे, ये जैन जी चिल्ला रहे थे, नेपाल और बांग्लादेश चिल्ला रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था इनकी, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी, इनकी साख, इनका प्रभाव सब कुछ यमुना की गंदगी में बह चुका है। और अगर ये सब ना होता तो इनको उखाड़ करके दिल्ली की जनता ना फेंकती, ये खुद का चुनाव ना हारते, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ये सब ना हारते। तो दिल्ली की जनता में गुस्सा था, नाराजगी थी इनके करप्शन को लेकर के, इनके दोहरे चरित्र को लेकर के। ये पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह, नेपाल की तरह जैन जी सड़कों पर उतरे तो इस व्यवस्था को उखाड़ करके फेंका जा सकता है। तो सड़कों पर तो आप 2011-12 में भी उतरे थे अन्ना को लेकर के और सड़क से सीधे पहुंच गए शीश महल। और उस समय क्या-क्या ख्वाब दिखाए थे आपने जनता को कि मैं कोई बड़ी तामझाम वाली सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, मैं तो साधारण फ्लैट में रह लूँगा, मैं सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं लूँगा, ये हमें क्या ज़रूरत है, तो जनता के लिए बनी हुई हैं सारी व्यवस्थाएँ। सुरक्षा बलों को जनता की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन बाद में क्या हुआ है और अब पंजाब में भी जब जाते हैं, तो पंजाब में कितनी गाड़ियों का काफ़िला आगे-पीछे चलता है, ये सब देखते हैं। तो ये जो खेल खेल रहे थे संजय जी दिल्ली में, जंतर-मंतर के ज़रिए, अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक के ज़रिए, वो चूँकि राहुल गांधी मरी-गिरी हालत में भले ही 100 चुनाव हार चुके हों, इसके बावजूद अगर मीडिया की नज़र में कोई हीरो है और कोई अगर उनकी नज़र में मोदी को टक्कर दे सकता है या मोदी को हटा सकता है, तो उनका मानना है कि राहुल गांधी ही हैं, केजरीवाल नहीं हैं। तो जी। इसलिए ये आम आदमी पार्टी में और केजरीवाल में बौखलाहट दिखाई दे रही है। जी, अवनीश जी, नारा चल रहा है इस समय, मुझे पता चला है कि पटना में बवाल हो रहा है और बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपस में लाठियाँ चल रही हैं और फिर और भी कुछ हो रहा है, लेकिन लखनऊ में कुछ नहीं हो रहा है।
और एक नारा भी चल रहा है, पूरे देश की यही पुकार, पिछवाड़ा लाल करे सरकार। सरकार इसमें कोताही क्यों बरत रही है? नहीं सर, सरकार ने थोड़ा सा गियर चेंज किया है और जिस तरीके से सेवा हुई है तो उससे हालांकि अपेक्षा के अनुरूप सेवा नहीं हुई है, ये बात भी उतनी ही सही है। आपने कहा सर उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत भी, उनकी किसानी नेता भी नहीं चलती है। कल वो गए तो पूरी थे देश वो दुनिया मेरठ घूम में के कुछ चले गए। कमिश्नरी पे जाके ज्ञापन व्यापन दे के फिर आगे कहे थे कि हम जा रहे हैं दिल्ली। यूपी में सर कई ऐसे लोग हैं जिनका भविष्य जो है काफी असुरक्षित है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर टहल रहा है, किसी मुस्लिम युवक ने ही डाला है। वो कह रहा है कि क्या मुसलमानों को कॉकरोच प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए? फिर वो खुद ही जवाब देता है, कहता हाँ, जिसको अपने मकान पर बुलडोजर चलवाकर उसको दोबारा बनवाना हो उन मुसलमानों को जरूर सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में तो सर ये माहौल है। बंगाल में भी कोई दरअसल कुछ नहीं कर रहा। बंगाल में तो बेचारी ममता दीदी जो है वो कह रही मैं जाऊंगी सीजेपी में, लेकिन वहां उनकी 21 जुलाई की रैली फेल हो गई। चक्कर क्या है सर कि सीजेपी की हालत ये हो गई है कि जैसे सीजेपी नाम के सिंदूर को उधार लेकर उससे कई लोग सुहागिन बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओहो, लेकिन केजरीवाल ये कह रहे हैं कि यार ये बच्चा मेरा था। बहुविवाह की तो अनुमति नहीं है। हाँ सर, लेकिन राजनीति में अगर गठबंधन को पोलीगेमी कह दूं तो क्या बुरा है? तो उधर है संभव, उधर कई बार संभावना थोड़ी बहुत बन भी जाती है। खैर, दरअसल सर दिक्कत ये है कि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि देखिए, केजरीवाल को खुद अपनी क्रेडिबिलिटी का पता था। केजरीवाल को ये अच्छी तरह पता है कि अगर वो अपने नाम पर अपने फेस को आगे करके कोई आंदोलन अगर करते हैं या कोई इस तरह का फिर तमाशा अन्ना वाला या अन्ना टाइप सरकार के खिलाफ माहौल बनाते हैं तो वो सफल नहीं होगा पहली बार में। इसलिए केजरीवाल ने इसको बैठाया। अब केजरीवाल ये कह रहे हैं कि यार ये लड़का तो मेरा है। अब ये कुछ कर गया है, क्योंकि ये तो शुरुआत से ही इसको यही ट्रेनिंग मिली थी कि तुम एयरपोर्ट पे आना, वहीं लाठी खाने का इंतजाम करना। इसने खुद कहा कि मुझे तो यकीन था कि अरेस्ट कर लेंगे कई लोग। और कई बार ये देखने से भी लगता है कि सरकार ने इसको अजीब तरीके से हैंडल किया। 20-22 दिन 25 दिन आपने कर लिया, उसके बाद फिर अचानक आपको डंडा तोड़ना पड़ा। तो डंडा आप पहले तोड़ देते, ये भी कई सेक्शन में है। लेकिन ये मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा। हाँ, ये जब इसकी जो क्यूरियोसिटी वैल्यू जब खत्म हो गई थी, ये मेरे ख्याल से 15 दिन हो चुका था, और उसके बाद फिर ना कोई जमीन पे था, वांगचुक जी अकेले लेटे रहते थे, और शाम के 6-7 बजे के बाद में कोई 10-15 लोग रह जाते थे। उस समय से मैंने ये कहना शुरू किया था कि भाई, एज ए लॉ एंड ऑर्डर एक्सपर्ट मैं कह रहा हूँ इसको अभी खत्म कर दो। जैसे जैसे पार्लियामेंट सेशन पास आएगा और इसका जो है कहीं ट्रैक्शन बढ़ा, तो इस पे जो है वो बहुत सारे लोग जो है कूद पड़ेंगे इसको लाभ लेने के लिए। ये बिल्कुल सर। रिकॉर्ड और पे इस मेरे मामले ख्याल से में हमारे आपकी चर्चा में भी मैंने कहा है ये। बिल्कुल और बिल्कुल। और ये सरकार ये इन्होंने नहीं करके इसको जो है वो बगैर मतलब एक छोटे से आंदोलन को ये बढ़ने दिया। ऐसे आंदोलनों को शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, योगी जी से सीखिए ना। योगी जी तो इस मामले में जैसे लाठीचार्ज किया साहब, अब लाठीचार्ज कर दिया, लाठीचार्ज कर दिया। अब होम मिनिस्टर या दिल्ली पुलिस कमिश्नर या होम सेक्रेटरी, कोई ये खड़े होकर नहीं कह रहा है कि यदि हिंसा करेंगे तो हम डिस्पर्स करेंगे। लाठीचार्ज उसका एक माध्यम है, और अहिंसक माध्यम है, सही पूछा जाए तो। हमारे योगी जी कहते हैं ना, भाई जो कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेगा फिर उसका उसी तरह से इंतजाम किया जाएगा, उसके बाद फिर हमसे जो है वो किसी तरह की शिकायत ना करे। अब इसका एक वर्षन बिल्कुल अगर ये लोग कह दे तो ये जो नाटक करते हैं ना, "अरे पुलिस वालों ने हमको पीटा, अब पीटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तुम अगर वहां पर जाके पत्थर फेंकोगे तो तुम्हारा क्या होगा?" आज के जमाने बिल्कुल में तो लाठीचार्ज, मैं तो कहता हूँ साहब,
कि अगर पत्थर चलता तो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले तो सीधे गोली चलाते इनके ऊपर। जी। बिल्कुल बिल्कुल साहब, ये निश्चित रूप से ये एक बात है जो लोगों को साफ समझ में आ रही है। आपको 21 दिन 22 दिन या पूरा ये रायता फैलने देने का ये समय देना ही नहीं था। आपको ये पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन ये आंदोलन आप देखिए तो मासेस के बीच में क्यों नहीं पहुंच रहा? ये वही चेहरे हैं, पत्थर चलाने वाले चेहरे, गाड़ी फूंकने की कोशिश करने वाले चेहरे, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने बहुत पहले ही साफ कर दिया कि भैया दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं। वो साफ तौर पर कपड़ों से पहचाना जा रहा है। गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, हाथ में माचिस, गाड़ी को फूंकने की कोशिश। तो ये दरअसल वो वही चेहरे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। अवार्ड वापसी के बाद जब इनको पहली बार जो दूसरा पक्ष था वो सड़क पर उतर गया 2015 में, सोशल मीडिया का वो बिल्कुल स्वतःस्फूर्त आंदोलन था और लोग उतर गए, हजारों की संख्या में उतर गए। इनको भरोसा नहीं था कि अवार्ड वापसी के खिलाफ इतने लोग उतर जाएंगे। लेकिन उसके बाद से आप देखिए तो वही चेहरे हर आंदोलन में आपको घूम फिर के दिखाई देंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये पूरा तमाशा सिर्फ इस बात के लिए खड़ा कराया पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जा सके। उनका इरादा ये था कि पंजाब में हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे और उत्तर प्रदेश में बाकी लोग इसका इस्तेमाल कर लें, तो एक ये साझा प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए ये दीपके कह रहा था कि साहब ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। भाई अरविंद केजरीवाल ने तो फिर भी अन्ना के नाम का आंदोलन सजा के उसके बाद पार्टी बनाई। तुम तो पार्टी बना के आए हो, पहले दिन से तुम्हारा जो आंदोलन या जो भी कहो, जो भी तमाशा तुम्हारा ड्रामा है, वो पहले दिन से पॉलिटिकल ड्रामा है। तुम एक पॉलिटिकल पार्टी हो, तुम एक नेता हो। उसके बाद तुमने धीरे धीरे सबको बुलाने की कोशिश की और अभी जो ओंकार सर ने कहा कि राहुल गांधी वाकई में आज भी चाहे कितनी भी बुरी स्थिति में हो लेकिन मीडिया के दुलारे हैं, इसमें कोई दो शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने इसकी महफिल लूटने का प्रयास किया, लेकिन उससे तेज राहुल गांधी। कारण ये है कि मोदी के पास इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, सरकार के खिलाफ इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा, ये प्रयास तो कर रहे हैं आंदोलन खड़ा करने का, लेकिन ऐसा कोई आंदोलन उसको समाज का, जनता का सपोर्ट तब मिलता है जब ऐसी कोई वजह हो जिसको लेकर सरकार के प्रति गुस्सा हो। यूपीए 2 में भले ये पाप निकला अरविंद केजरीवाल उस प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन ये तो हकीकत है ना कि समाज का जुड़ाव उसमें हुआ था और उसकी वजह थी यूपीए 2 का वो सारा करप्शन और सारी चीजें। यहां तीसरे टर्म में ये सरकार चला रहे हैं और आप जनता के बीच में इनके खिलाफ गुस्सा खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर जनता इससे जुड़ नहीं रही है, निश्चित तौर पर नहीं जुड़ी। इसीलिए आपको वही बस नाम रहेगा अल्लाह का, तो अल्लाह का स्टेज आपको बनाना पड़ा। आपको वहां से मां सीता के लिए अपमानजनक टिप्पणी करानी पड़ी। आपको भीड़ वही मिली जो डफली बजा रही थी, गैंगबाजी कर रही थी। आप देखें कल भी जो छात्र बेचारे मासूम घायल हुए हैं वो वही थे जो बरगला के इनके पास गए हैं, जो पत्थरबाज एक्सपर्ट थे। ऐसे कई वीडियो हैं जिनमें वहीं के बच्चे ये बता रहे हैं, वहीं के लड़के ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर नीट जैसे छात्र नहीं हैं, यहाँ छात्रों के अलावा बहुत सारे हैं। आप भीड़ की एवरेज एज देखिए, उनमें से कौन ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा संख्या ऐसी है जिनका नीट से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं। कोई मजहबी चंडीगढ़ से आ रहा है, वो पत्थर दिखा के इंस्टा पर पत्थर के साथ वीडियो पोस्ट कर रहा है, वो नीट का इसका सरोकार कहां से होता है? तो ये कभी नीट के लिए तो था ही नहीं। तो जब नीट के लिए नहीं था तो निश्चित सरकार के सामने एक आमर्श वाली स्थिति है और ये अपेक्षा होनी चाहिए। जब आपको पहले दिन से, भाई सामान्य जन को क्लियर था कि ये पहले दिन से नीट का कोई मामला नहीं है, इसीलिए समाज उससे जुड़ नहीं रहा। आप साहब सरकार में हैं, आपको जब पता है कि ये उस कॉज के लिए नहीं है तो उखाड़ फेंकिए उस तमाशे को। फिर आपने इतना समय क्यों दिया? निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी चूक मैं मानता हूं सरकार से, और ये बार बार कई चीजों में होता है। और यहाँ योगी जी का फंडा बिल्कुल क्लियर है, ये सही बात है। एक बार पथराव हुआ था, सरकारी संपत्तियों को शाहीन बाग के दौर में उसी परिवर्तन चौक पर डिस्टर्ब किया गया था। पहले योगी जी ने मार के लाठियों से हड्डियां तोड़ी,
मैं उसका गवाह हूं। मैं गया, कम से कम 2-3 ट्रक चप्पल और जूते परिवर्तन चौक लखनऊ पर बिखरे हुए थे। और उसके बाद जो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनके पोस्टर्स लगे थे और रिकवरी तक गए थे। बाद में वो अदालत के बड़े इंटरवेन और तमाम करने के बाद, लेकिन फिर भी योगी ने रिकवरी करा ली थी। आप वहां पर बैठ के इनको इतना समय देने का कोई औचित्य निश्चित रूप से नहीं था। आज आपने लाठी चलाई, उस दिन आपको 2 लाठी भांजनी थी और ये सारे के सारे उठ के भाग के खड़े हो गए। बिल्कुल, लाठी केवल फटकारनी थी, मारनी भी नहीं थी। सड़क पर लाठी पटकनी थी सर, जो स्थिति थी सड़क बिल्कुल, पर लाठी बिल्कुल, पटकनी बिल्कुल। थी और ये छोला कुलचा और पकौड़ा खाते हुए वहां से भाग लेते। तो ये ये एक नीतिगत लॉ एंड ऑर्डर ढील है मैनेजमेंट निश्चित तौर में, पर। जी लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट में हमको एक बात सिखाई जाती थी। वो कहती थी कि समय पर लाठी नहीं चलाओगे तो फिर गोली चलानी पड़ेगी। बिल्कुल, ये हकीकत है, बिल्कुल ये हकीकत है। आप वहीं तुरंत उस समस्या को समाप्त कीजिए। अगर आपको जब क्लियर है और आप देख रहे हैं भाई, पब्लिक आपको बता रही है कि ये केवल और केवल ड्रामा है, तो जब पब्लिक बता रही है ड्रामा है, भाई आप ऐसे किसी आप मैं तो कहता हूं कांग्रेस से आप बहुत दोष देते हैं, कुछ चीज सीख लीजिए ना। रामदेव के आंदोलन को हड्डियां तोड़ ऑपरेशन चला के और रातों रात जो है बिल्कुल खत्म कर दिया था, जबकि जेन्युइन भीड़ थी और वहां पर लोगों का जमावड़ा था, लोग जुड़ रहे थे, लोग रोज बढ़ रहे थे, इससे कई गुना बड़ा आंदोलन था वो, लेकिन कांग्रेस ने उसको हैंडल कर लिया। आपने इसको जबरदस्ती बढ़ने दिया। तो ये टैक्टिस मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में अब सोचना चाहिए और देखिए, ये इसीलिए लगातार मुझे तीसरी लगता है बार हो कि गया ना, हाँ, अब तो सोचना ही चाहिए कि भई आपकी टैक्टिक्स बराबर फेल हो रही हैं, हर बार जो है उल्टी पड़ रही हैं, तो क्या करना चाहिए इसके बारे में? चलूँगा मैं वापस अब ओंकार जी के पास। ओंकार जी, दर्द केवल नीड्स तो बहाना है। असली कार्यक्रम असली दर्द तो शायद एफसीआरए का है या फिर असली दर्द जो है वो डिलिमिटेशन का हो सकता है। असली दर्द तो कहीं और है। और फिर यही बात जब आती है कि इसमें ये है, तो फिर ये भी आता है कि साहब कि इसमें और बाहर के किन लोगों का क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचि है। हमारे चर्च वाले भी मिले थे। अमेरिकन एम्बेसी ने 17 तारीख को ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि भाई 20 तारीख को दिल्ली में आप लोग जो है वो सावधान रहें। क्या है असली खेल? 20 और 21 दोनों दिन की। हुँ। देखिए 3-4 पॉइंट हैं जिन पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि हम 2013-14 से ही देख रहे हैं, इनका एक ही पैटर्न है, एक ही तरीका है। हर संसद सत्र से पहले कभी हिंडनबर्ग, कभी पेगासस, कभी मणिपुर, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, कभी अडानी, कभी किसी मुद्दे को लेकर के इनको पार्लियामेंट को ठप करना होता है। इस बार ये कथित पेपर लीक मामला, जंतर मंतर, सीन क्रिएट करवाना, अराजक तत्वों को उसमें शामिल करना, बैग पैक पीठ पर लेकर के उसमें ईंट रोड़े इस तरह की चीजों को वहां लाना, पुलिस के सुरक्षा बलों के ऊपर फेंकवाना, ये सब डिजाइन कराया हुआ था और पुलिस फोर्स को लाठीचार्ज के लिए मजबूर करना और फिर इसको इशू बनाना। उसका जवाब आप दे चुके कि ये पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का दायित्व है, प्राथमिक दायित्व है कि अगर कोई कानून व्यवस्था को तोड़ रहा है, 163 को तोड़ रहा है, तो आप वहां से भीड़ को तितर-बितर करिए। उसका एक ही तरीका है, आंसू गैस के गोले छोड़ो, हल्का लाठीचार्ज करो और चोटें पुलिस वालों को भी आई है, अधिकारियों को भी आई हैं, इनको भी आई है। ऐसा कृत्य करोगे तो ये काम होगा। दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट चल रही है। अगर आप सभ्य विपक्ष हैं, तो आप पार्लियामेंट में इन इश्यूज को प्रश्नकाल के जरिए भी उठा सकते हैं, शून्यकाल के जरिए भी उठा सकते हैं, विशेष चर्चा की मांग भी कर सकते हैं, स्थगन प्रस्ताव भी ला सकते हैं। लेकिन संसद में आपको ये सब करना नहीं है, आपको तमाशा करना है। इस समय संसद चल रही है।
स्पीकर ने कह दिया है कि सरकार इस पर चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी इस समय क्या कर रहे हैं, जब हम ये चर्चा रिकॉर्ड कर रहे हैं संजय जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा ज्ञान बघार रहे हैं कि शिक्षा में क्या आमूलचूल बदलाव होने चाहिए। अरे भाई, इस देश पर सबसे ज्यादा शासन आपके ही परनाना दादी और आपके पिताजी और पीवी नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया है। उस समय ये ज्ञान कहाँ था आपका? उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था क्या? और एक दिन पहले इनकी बहन जी बता चुकी कि राजस्थान में क्या हाल रहा है पेपर लीक का। तो ये भी मैं नहीं मानता कि ये कोई इशू है। ये लड़ाई क्या चल रही है? देखिए, लड़ाई दो चल रही है इस समय। चूंकि इनको लगता है कि 3 लोकसभा चुनाव हो चुके और राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है और ये लोग हारते जा रहे हैं, जनता इनको ठुकरा रही है। तो इनको मैसेज ये मिल चुका है कि हर वर्ग का मतदाता, वो उसकी चाहे एज कोई भी हो और यूथ भी, वो अभी भी मोदी जी के साथ ही खड़ा है। मोस्टली यूथ मोदी जी के साथ ही खड़ा है। तो ये बार बार जो जैन जी नेपाल बांग्लादेश और सड़कों पर उतर आओ और ये करो और वो करो, ये जो जंतर मंतर का तमाशा था, वो थोड़ा अलग तरह का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन आप अगर बैल के नीचे बैठ करके दूध दोहने की कोशिश करेंगे तो निकाल लेंगे क्या? राहुल गांधी निकाल लेंगे, आप क्या बात करते हैं? तो दूध तो बैल के नीचे से नहीं निकल सकता या भैंसे के नीचे से नहीं निकल सकता, उसके लिए गाय और भैंस चाहिए। यानी लोगों का असली कहना चाहिए। है कि अब राहुल गांधी काली गाय और भैंस में फर्क कर लेते हैं। तो फिर इनको ये फर्क करना नहीं आया कि जंतर मंतर पर जो ड्रामा कर रहे थे, वो भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे कॉकरोच अलग ही जाति समुदाय और नस्लों से आते हैं, वो असली स्टूडेंट नहीं थे? और अगर असली स्टूडेंट और असली जैन जी वहां नहीं था, तो आप दूध दुहने की कोशिश क्यों कर रहे हैं उनके नीचे से? अगर असली जैन जी पढ़ाई में लगा हुआ है और जब उनके रिजल्ट आ गए नीट के और दूसरी परीक्षाओं के, वो जश्न मना रहे हैं अपने माता पिता के साथ और कोच के साथ, तो फिर वो तो नहीं आए इस आंदोलन में। वो तो अपनी तैयारी कर रहे थे, परीक्षा दे रहे थे, और अब रिजल्ट आ गए तो जश्न मना रहे हैं। अब आगे अपनी नौकरी का और दूसरी चीजों का वो व्यवस्था करेंगे। यहां जो आपने ला करके बैठाए थे, वो जैन जी तो नहीं थे। और कितने ज्ञानवान थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तरह तरह के भांति भांति के वीडियो सोशल मीडिया पर उनके वायरल हैं। जिनको नीट का फुल फॉर्म पता नहीं, जिनको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता नहीं, अलग अलग जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके शॉर्ट फॉर्म का वो डिटेल नहीं बता पाए। तो इस तरह के लोगों को आप इकट्ठा करके कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ सकते, और मोदी जी से उनको हटा करके अपने साथ जोड़ नहीं सकते। यही खुशफहमी में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी थी कि एक सेगमेंट किसी तरीके से वहां से तोड़ो, और इसी खुशफहमी में राहुल गांधी अपनी गलत दिशा में ताकत लगा रहे हैं। नंबर 2, पंजाब। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए और केजरीवाल अपनी जमीन को बचाने के लिए यहां लड़ रहे हैं दिल्ली में। दोनों आपस में ही भिड़ गए हैं और बड़े सलीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने इन दोनों को भिड़ा दिया है। खुले में गाली दे रहे हैं सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह वगैरह राहुल गांधी को कि ये जंतर मंतर के कॉकरोचों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए मोदी जी ने राहुल गांधी को अपने आवास के सामने बैठने की छूट दे दी है, ताकि मीडिया का फोकस वहां चला जाए और हमसे हट जाए।
तो ये पंजाब की भी लड़ाई यहाँ चल रही है। FCRA का आपका बिल्कुल सही है। देखिए FCRA, वन नेशन वन इलेक्शन, NRC अगर उसकी कोई तैयारी हो रही है तो, परिसीमन, महिला आरक्षण, ये सब एक सरप्राइज जो एलिमेंट हमेशा रहता है गवर्नमेंट के कामकाज में, ये इनमें से अधिकांश बिल इसी सेशन में आ सकते हैं। और मुझे लगता है 2/3 का बहुमत ऑलरेडी अमित शाह कर चुके हैं। DMK का आप बदला हुआ रूप स्वरूप देख लीजिए। शरद पवार ऑलरेडी एकनाथ शिंदे से जाकर के मिल चुके हैं, उनके कान में फूंक चुके हैं कि यार हमारी पार्टी को मत तोड़ना, हम समर्थन करेंगे, निश्चिंत रहो। अलग अलग दूसरे छोटे दल भी तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि जिस दिन यकीन हो जाएगा मोदी और शाह को पक्के तौर पर के हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, और कुछ दलों को वो तैयार करेंगे कि या तो आप बहिर्गमन कर जाइएगा जब वोटिंग का समय हो, या खामोश बन करके बैठ जाइएगा, मशीन पर बटन मत दबाइएगा, हमारा काम हो जाएगा। तो उसकी व्यवस्था मुझे लगता है कि हो चुकी है। जी जी अवनीश जी, अब जैसा कि ओंकार जी कह रहे हैं कि भाई FCRA तो पास हो ही जाएगा, वो तो सिंपल मेजॉरिटी वाला मामला है। डिलिमिटेशन बिल भी 70 सिंपल मेजॉरिटी का मामला है, लेकिन उसके साथ में समस्या ये है कि डिलिमिटेशन बिल की ड्राफ्टिंग पे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है महिला आरक्षण का, वो उसके ऊपर निर्भर है। तो उसमें भी जो DMK का रुख दिख रहा है, उसके हिसाब से मुझे लगता है उसमें भी समस्या नहीं आने वाली है। तो जब इतना सब हो जाएगा तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन यदि हो जाता है तो फिर ये मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी, विशेष करके जैसे आम आदमी पार्टी है या इवन राहुल गांधी है, उनके लिए ये एक भारी समस्या हो जाएगी कि अभी जो कुछ भी वो प्लान करते हैं और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन प्लान करता है, वो चुनावों के इर्द गिर्द कर लेते हैं और हर वर्ष चुनाव होते ही हैं, तो मोबिलाइजेशन आसान हो जाता है। अभी 5 साल का वैक्यूम हो जाएगा तो मोबिलाइजेशन कैसे होगा? और ये FCRA हो जाएगा। सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम का मीडिया भी छाती पीटेगा जिस दिन ये हो जाएगा। सर थोड़ा बहुत को हमको और आपको भी नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं है। बंगाल इलेक्शन खत्म हुआ तो अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन होगा। अब ये सारे के सारे एक साथ हो जाएंगे तो दिक्कत तो बहुत सारे लोगों को भी आनी है, लेकिन हम राष्ट्रवादी लोग जो है, हम राष्ट्र के दूसरे इश्यूज उठा लाएंगे। ये भाई लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सर, देखिए आपने जो कहा ना कि असली दर्द दूसरा है, और वो अभी ये काकरोचों के जरिए निकल रहा है। हकीकत यही है, तैयारी सरकार की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उन्होंने क्या मैजिक भरा रास्ता निकाला है कि भाई बीजेपी में शामिल नहीं हो, चलो आ जाओ, NDA का कुनबा बढ़ाते रहो। इनडायरेक्ट सपोर्ट वाली बात हो गई जो ओमकार जी ने कहा। तो नंबर्स तो पूरी तरह आ चुके हैं और सरकार के इरादे भी बिल्कुल साफ है। वन नेशन वन इलेक्शन की एक बड़ी बैठक यूपी के लखनऊ में होके गई है अभी, तो सरकार की तैयारी तो साफ दिख रही है। नंबर्स में अगर आप देखिए तो राजीव गांधी के बाद पहली बार 117 सांसद, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी, मतलब राजीव की कांग्रेस के पास इससे पहले 116 रही है, उसके बाद सीधे अब हुई है। तो नंबर्स तो मुझे लग रहा है कि काफी हद तक उसका बंदोबस्त हो चुका है। जिस तरीके से महिला आरक्षण पर विपक्ष ने अपना ये जो चरित्र दिखाया है, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी तैयारी में रहेगी कि वो महिलाओं को ये समझा सके और महिलाओं तक ये संदेश वो देने में अभी भी और वो प्रयास करेगी। हालांकि उसने काफी ये संदेश दे दिया है। आप देखिए, जैसे ही इन लोगों ने महिला आरक्षण बिल नहीं पास होने दिया तो बीजेपी ने अपने संगठन को इस काम पर लगा दिया कि जाके जनता में महिलाओं को, जो लोग हैं उनको बताओ। तो महिलाओं के खिलाफ कोई भी इस तरह का बिल अगर आप नहीं पास होने देंगे तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा नेगेटिव मैसेज जाएगा। और ये बात बिल्कुल ये तय डर है लोगों को
कईयों को लगता है कि साहब के बंगाल में जो उल्टा हुआ उसके पीछे महिला बिल का विरोध भी था। बिल्कुल, और उसकी एक वजह भी है ना सर। उसकी वजह ये है कि आप देखिए कि भाजपा का जो कोर वोटर है उसमें महिलाएं बहुत दृढ़ता से बीजेपी के साथ खड़ी हैं। आप बिहार में देख लीजिए, एक उसी घर के पुरुषों ने अगर दूसरे को वोट दिया, एक वीडियो चर्चित था, वो कह रहे थे मैं यादव जी हूं और मैं क्या करूं, मेरी पत्नी तो जाके वहां वोट देगी। तो महिलाओं का मतदान, मतदाता जो महिला मतदाता हैं उनका एक बड़ा झुकाव है और एक स्ट्रांग बेस है। अगर आप बीजेपी के जो वोट शेयर में आप देखिए महिलाओं का, तो ये मैसेज देने में कामयाब रह गई है, हो गई है बीजेपी, कि ये लोग महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहते। दूसरा, एक और ये लोग काम कर रहे हैं जो डीलिमिटेशन है। डीलिमिटेशन को भी बीजेपी अब एक रणनीति की तरह प्रचारित कर रही है कि साहब ये जनता को ज्यादा सांसद मिले, संसदीय क्षेत्र छोटे हों, सही रिप्रेजेंटेशन हो, जनता के समस्याओं का निवारण ज्यादा हो, यानी एक सांसद के सामने एक छोटे संख्या हो जनता की, ताकि बेहतर वो एक कामकाज हो सके। ये भी बीजेपी प्रयास कर रही है कि डिलिमिटेशन इन्होंने रोका। वन नेशन वन इलेक्शन सामने है, सरकार की ये तैयारी है। क्यों? एक वजह और भी है, तीसरा टर्म है सर। पहले टर्म में काम की लिस्ट में से उन्होंने काफी काम निपटाए, दूसरे टर्म में उन्होंने काफी काम निपटाए, तो निश्चित तौर पर अब इनके पेंडिंग कामों की भी लिस्ट एक अच्छी खासी तैयार हो गई है, जो इनको करना ही करना है। इनको एनआरसी अब करना पड़ेगा, एनआरसी की तैयारी इनको करनी पड़ेगी। तो 29 तक के इस टर्म में अब इनको एक बड़ी तैयारियां करनी पड़ेंगी और चीजें ड्यू भी हैं, जनगणना अभी ड्यू है जी। आपको ये तो जानकारी है ही कि एनआरसी लॉ पहले से ही एग्जिस्ट करता है। नहीं वो जिस एनआरसी की ये बात करते हैं वो एनआरसी इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 14A है, उसमें एनआरसी का प्रावधान है। और वो कब पास हुआ था? बिल पास हुआ था 2003 में, अटल जी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसमें सेक्शन 40A को नोटिफाई नहीं किया गया था। अटल जी के समय उस अमेंडमेंट के, जो 2003 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसके कुछ सेक्शन नोटिफाई किए गए थे, कुछ नहीं किए गए थे, जिसमें ये सेक्शन 14A नोटिफाई नहीं किया गया था। जानते कब नोटिफाई हुआ? दिसंबर 2004। तो इनको और फिर इनको सिंपली नोटिफाई कर देना रहेगा फिर। इनको कुछ ही नहीं करना है, वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बनाना है बेस्ड ऑन सेंसस, और उसके आधार पर एनआरसी करना है। प्रावधान भी है और नियम भी बन गए थे 2010 में। 2010 में इसके नियम भी बन चुके। तो मुझे लगता है अब इनको इसकी तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करके तो इनको ये इसका तो काम वो शुरू कर कर देना रहे हैं चाहिए। ना, ये उनको पता है। वो भाई लोग जो बैठे हुए हैं सीजेपी पे, सीजेपी वाले कॉकरोचेस को नहीं पता है। कॉकरोचेस का काम पढ़ना लिखना थोड़ी है। अभी एक बंदा जो है वो मैंने पूछा था कि जा रहा था कि जा रहा हूँ जरा सीजेपी, तो मैंने उसका कहा भैया तुम ऐसा है, सबसे मिलकर उसमें देख लेना कि कोई भी, जितने भी स्टूडेंट हैं उसमें से कोई नीट में अपीयर होने की एलिजिबिलिटी उसकी है या नहीं है। तो उसका मैं कोशिश करूंगा, सबसे तो नहीं पूछूंगा, पता नहीं कोई मारपीट करने लगे। लेकिन बाद में उसने आया कि साहब मुझे तो एक भी ऐसा नहीं दिखा जो नीट में अपीयर होने की जिसकी बेसिक एलिजिबिलिटी हो, यानी कि 12वीं उसने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास की हो। नहीं, तो वो बच्चे वहां थे ही नहीं। वो बच्चे तो ओंकार सर ने बताया, वो कोटा से वीडियो आ रहे हैं, तमाम बच्चों को सेलिब्रेशन कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, अपनी सफलता का जश्न मना रहे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ लड्डू बांट रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं, और देखिए साहब, एडमिशन की तैयारी कर रहे नीट हैं। हुई, 20 लाख लोग उसमें अपीयर हुए, 11.5 लाख जो है उसमें से पास भी हो गए। तो 11.5 लाख लोग जो हैं वो इस समय देश में उत्सव मना रहे हैं। और 1150 लोग जो है उपद्रव कर रहे हैं।
और सर उनका मैं नीट तो से ये कोई लेना देना नहीं है, जो उनका उपद्रव नीट से करते कोई हैं लेना उनका देना नहीं है। कोई लेना उनमें देना से नहीं है। उनमें से कोई भी साइंस साइड से 12वीं पास नहीं है, साइंस बायोलॉजी लेके 12वीं पास नहीं है कोई भी उनमें से। ये हल्ला मचा रहे थे ना, 21 मर गए, 21 मर गए, उनमें से कोई एक परिवार आया क्या इनके पास? हाँ, आत्महत्या और तमाम तरह से वो जो ये कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और भी है ना कि जितना इनको इंस्टा पे सपोर्ट मिला, उसके सामने भी संख्या इनके सामने नहीं आई। और ये जो नंबर्स लगातार इनके जो बढ़ाने की कोशिश करते रहे कि लोग और आके शामिल हो जाएं, तो इसमें वो बच्चे तो आए नहीं, बच्चे तो वही हैं, सप्लाई तो वही है, मानव संपदा वही है, जो सीए में बैठी थी, जो शाहीन बाग में बैठी थी, वही यहाँ भी है। अभी तो मैं वेट कर रहा था वो अम्माओं को कि वो कहाँ हैं तमाम, वो चले आए। अच्छा, शुरुआत में इन्होंने बड़ा अच्छा मतलब एक पोजीशनिंग की कि बिल्कुल एक अब्दुल भाई है, वो खाना बाँट रहा है। बिल्कुल मुझे तो शोले फ़िल्म की याद आ गई कि वो अंधे साहब और उनका बेटा और पता नहीं 2 ही लोग रहते थे, तीसरा पता नहीं कौन मस्जिद से नमाज़ भी देता था। गाँव में बिजली नहीं, लाउड स्पीकर से नमाज़ भी आती थी। तो शुरुआत में यहाँ भी हुआ। आप देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, एक अब्दुल भाई कैरेक्टर घुसाया गया जो खाना रात को वो दो चारों टांग मतलब चारों टांग कह रहा हूँ, दो दोनों टांग और दोनों टांग और हाथ फैला के लेटा वो हुआ है, उसकी मालिश हो रही है। लेकिन उसका भी रंग बैटरी उतर गया, बैटरी वो से पता चला लाउड दिल्ली स्पीकर, दंगे वाला है। जी, अजान की सूचना देने वाला स्पीकर बैटरी से चल रहा होगा, बिजली की जरूरत नहीं होती। तो ठीक है सर, उसमें तो फिर जया भादुड़ी भी मतलब उतने गरीब घर की नहीं थी, वो लालटेन फिर क्यों जलाती बुझाती थी? उनको भी और वो उनके यहाँ टंकी एक बैटरी होनी टंकी चाहिए थी, जब मस्जिद और में वो बैटरी हो सकती है। पानी पानी की टंकी क्यों बनवाई थी रामगढ़ में, ये भी बड़ा सवाल है। जब जब बिजली ही नहीं थी तो पानी चढ़ता कैसे था? कुल मिला के सर, ये बिना मौसम का एक जमावड़ा है और मैं तो यही कहता हूँ, नरेंद्र मोदी से राजनीतिक रूप से हारने वाले ये तिलचट्टों के सहारे बैठे थे। इन्हें पता है कि जनता कहीं से भी नाराजगी के मूड में नहीं है। वो सरकारों को बल्कि और बढ़ाती चली जा रही है। इनके डबल इंजन सरकारों की, भाई बंगाल ने देखा कि बहुत सी सेंट्रल की योजनाएं हमारे यहाँ लागू नहीं है और भी कई कारण थे। तो आप सनातन का अपमान कराओगे, आप जो है टुकड़े-टुकड़े कराओगे, ऐसा कोई इस तरह की केमिस्ट्री का कोई आंदोलन या कोई भी जलसा आप सजाओगे, यह देश अब उसकी तरफ देखने को नहीं तैयार है। ये अच्छी तरह ये समझ रहे हैं, लेकिन इनके पास और कोई चारा नहीं है। मैं तो कई बार इनकी बेचारगी पर तरस खाता हूँ कि अगर वाक़ई में राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी हों और उनसे उनको राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। अखिलेश यादव बेचारे के सामने योगी आदित्यनाथ यूपी में बैठे हों, उनके सामने अखिलेश को लड़ाई लड़नी है, तो फिर मुझे वाक़ई लड़ाई कठिन हो अखिलेश, जाती है। मुझे मेरा संदेश अखिलेश जी तक पहुंचा दीजिएगा। अखिलेश जी के चेले यदि देख रहे हो तो उनसे कहिए कि साहब कि ये जो है आप बगैर मतलब लोकसभा में हल्ला गुल्ला क्यों कर रहे हैं। आप जाइए सड़कों पर और आप सड़क पकड़िए उत्तर प्रदेश में, और वहां आप जो है वो इस तरह का धरना प्रदर्शन कीजिए और 15 दिन तक 20 दिन तक आप सड़क वड़क रोकिए। ऐसा करिए कृपया। अरे साहब, नहीं सर, आप क्यों हाँ, क्यों आप खतरे में डालना चाहते हैं? तौकीर रजा को भूल गए आप बाकी लोगों को भूल गए आप। ऐसी सलाह मत दीजिए। आप जो बड़ा जुल्म कर रहे हैं उन पे। यहाँ थोड़ी सी देर के लिए पीएमओ के बाहर गए थे, पीएम आवास के बाहर गए थे, पसीने में इन दोनों का चेहरा जो है वो बंदर की तरह लाल हो गया बिल्कुल। नहीं ये कर सकते, ये ड्रामा भी नहीं कर सकते देर तक। इनका जीवन वैसा नहीं है साहब। ये तो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। एक मुलायम सिंह की गोद में पला बड़ा बढ़ा है, विदेश में पढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया में डिग्री नहीं मिली वहां से, वो अलग बात है। दूसरा अमेरिका में, ब्रिटेन में पढ़ा है, इंदिरा गांधी का पोता है। उनको मुफ्त में मुख्यमंत्री का और प्रधानमंत्री का पद मिल जाए तो ठीक है। नहीं कर सकते वो संघर्ष इस तरीके से।
अब ये कभी कभी करना पड़ता है ड्रामा, राहुल गांधी को भी आकर के विदेशों से जेब मिटाने के लिए, और कोई मीडिया का आदमी पूछ ना ले कि भाई 20 दिन कहाँ थे, इसलिए एक्शन में आना पड़ता है इन लोगों को। अब आप कह रहे हैं अखिलेश से कि आप जाओ सड़कों पे संघर्ष करो। योगी जी के राज में जाकर के सड़कों पे तमाशा करना कोई आसान काम थोड़ा है साहब। अब ये तो आप जो है वो अखिलेश जी के साथ ठीक नहीं कर रहे। आप उनको नहीं जो सर, है आप वो उनके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। आप योगी जी को उनकी पसंद का काम देने के मूड में हैं। योगी जी कहते हैं ये सब तो मेरे पसंद के काम है। उन्होंने पिछले दिनों सार्वजनिक रूप से कहा, उन्होंने कहा कि एक डीजीपी थे, रिटायरमेंट वाले दिन हमारे पास आए, तो हमने सोचा एक्सटेंशन के लिए आए होंगे। तो मैंने कहा क्या है? उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, आप फोरेंसिक लैब के लिए जमीन खोज रहे हैं, यही बगल में जो हमारी जमीन है और वो कब्जा हुई पड़ी, बुला रहे तुरंत दो हमको, ये तो हमारे इंटरेस्ट का काम दे रहे हो। तो इसी तरह से सड़कों पर जो भीड़ और तमाशा है उसको भी, तो ये योगी जी के, देखिए योगी जी आयोजन धर्मी व्यक्ति हैं। अब आयोजन किसी प्रकार का हो सकता है, आयोजन दीपोत्सव भी हो सकता है, आयोजन महाकुंभ भी हो सकता है, आयोजन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, किसी भीड़ को कंट्रोल करना, ये भी हो सकता है। लखनऊ में शाहीन बाग लगा सर, आंखों देखा है, जाड़े का दिन था, ठिठुरती रात, और योगी जी ने जो ठंडे पानी से सेवा की है सर, रजाइयों पर, गद्दों पर, शामियानों पर, 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर वह अच्छा, पूरी जगह उन्होंने खाली हो गई थी। उन्होंने लोगों पे पानी थोड़ी फेंका था, खाली सड़क पे फैलवा दिया था, शायद ऐसा कुछ था, मैंने सुना। नहीं नहीं, वो टेंट शामियाने पर भी पानी ठंडा गया था, और टेंट शामियाने के अंदर जो टेंट शामियाने बैठे थे उनके ऊपर भी गया था, और बहुत वो अच्छे एक्चुअल तरीके में से। उनकी इंटेंशन नहीं होगी वहां तक पानी पहुंचाने की, पहुंच गया होगा वो। हाँ सर, अब पानी है, पानी को कैसे रोका जा सकता है? तो योगी जी की अपनी स्टाइल है। मैं तो राकेश टिकैत से उम्मीद करता हूं कि यहाँ कम से कम किसान आंदोलन नाम की कोई चीज, लेकिन पता नहीं क्या उत्तर प्रदेश इन लोगों की लिस्ट से बाहर है, और आप वाकई अखिलेश जी को परेशानी में डालने वाला सलाह दे रहे हैं। देखिए ये जो नहीं, मैं तो अखिलेश देखिए, है, वो अगर आपको, मैं तो अखिलेश जी को बहुत ही जिसको कहना चाहता हूँ कि एक निष्पृह रूप से एक सलाह दे रहा हूँ कि यदि भाई जीतना है तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। जीतने के लिए लाठी खानी पड़ेगी। अब बिना लाठी खाए तो आप देखिए, आपको ध्यान होगा जो पुराने नेता हुआ करते थे, वो लाठी खाना और जेल जाना, वो उसमें हमेशा तत्पर रहते थे कि साहब इससे जो है हमारे वोट बढ़ जाएंगे। ये तो सर अपने आजकल बायोडाटा में लिखते थे, इतनी जेल यात्राएं, इतनी बार धरना अनशन, इतनी बार लाठीचार्ज हुआ, ये अपने बायोडाटा में लिखते थे। और अखिलेश जी निकलते हैं सर, ऐसी बात नहीं है, और मैं लेकिन वो अगर अखिलेश एक, जी को ये सलाह दे रहा हूँ तो आप कह रहे हैं कि आप अखिलेश जी को समस्या में डाल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं वो अखिलेश जी निकलते हैं सर, अखिलेश जी निकलते हैं, लेकिन उसके लिए समाजवादी रथ मर्सिडीज बेंच की है, 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए की, उससे वो निकलते हैं। और वो निकले भी थे 2012 में। उन्होंने अपनी राजनीति जब सड़क पर शुरुआत किया था, और जब वो कहते हैं कि तो वो साइकिल पे अपने दम चलते थे। पर, नहीं सर, वो बहुत शानदार मर्सिडीज बेंच की एक पूरी वैनिटी वैन है। हालांकि वो चलते ही 2 किलोमीटर के बाद खराब हो गई थी जब पहली बार निकली थी सड़क पर। तो अच्छा। ये उस परंपरा से आते हैं कि आजम खान उनके लिए यूके से बग्गी मंगवाते हैं, चांदी लगी हुई बग्गी मंगवाते हैं उनके पिताजी के लिए। तो ये उस परंपरा के लोग हैं, और सड़क पर निकलेंगे भी तो उसी तरह से वो निकलते हैं। राजा बाबू हैं, मुख्यमंत्री थे, 12 बजे सो के उठते थे, और 5 या 5:30 बजे वो अपने घर में होते थे। नहीं, वो तो उनकी तो दिनचर्या बता दी थी ना योगी जी ने। हाँ, तो वो तो हमेशा से उन्होंने यही किया है। लेकिन मैं एक एक बात आखिर आखिर में एक बात कहूंगा, ये लोग एक्चुअल में भूल जाते एक हैं बात और जो बता दूं, आधा वोट और बढ़ गया है। कल्याण बनर्जी सस्पेंड हो गए हैं लोकसभा से, तो आधा वोट और बढ़ गया है बीजेपी का। तो मैं ये कह रहा था, अपनी बात आखिर में मैं ये कहूंगा कि ये लोग भूल जाते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी गुजरात के करीब 13 साढ़े 13 महीने 13.5 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, और उसके बाद से अब 12 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी इनकी लैंग्वेज में और इकोसिस्टम की लैंग्वेज में अगर कहें तो करीब 25 साल की उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। गुजरात में सारी की सारी सीटें जीतते आ रहे हैं वो लोकसभा की।
विधानसभा में प्रचंड बहुमत मिल रहा है एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। और यहाँ ठीक है 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा झटका लगा, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उनका विमर्श हो सकता है, लेकिन उसके बाद जिसके खिलाफ अगर इनकी भाषा में कहें एंटी इनकम्बेंसी है और ये उस एंटी इनकम्बेंसी को या लोगों की नाराजगी को भुना सकते हैं तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। जी जी, तो आइए आज का विमर्श अब यहीं समाप्त करें। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और ओंकार जी को और अवनीश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय जय श्री जय श्री